गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है गेट और आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस इज वी हैव स्टार्टिंग दी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और आज हम सीखेंगे आज के लेक्चर में, जो कि लेक्चर है 3.1, दैट इज फोकसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से इंडक्शन मोटर घूमती है, बेसिक ऑपरेशन क्या है आज इंडक्शन मोटर का, और क्यों ये वाइडली यूज्ड होती है थ्रू आउट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप अपने घरों में देखें, चाहे आप डोमेस्टिक लोड देखें, चाहे आप इंडस्ट्रियल लोड देखें, इस मशीन को आप देखते ही हैं। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये मशीन है जो कि हर जगह यूजफुल है। जैसे कि आप अपने घरों में देखते हैं कि एक सीलिंग फैन एक इंडक्शन मोटर है, लेकिन सिंगल फेज। जो ट्यूबवेल्स के जो पंप्स होते हैं या जो मिल्स होती है, जहाँ व्हीट मिल्स होती है, जहाँ गेहूं वगैरह पिसता है, वहां में देखा होगा इस मोटर को। क्यों ये इतनी यूजफुल है, क्या कारण है इसका, किसी को ही यूज करते हैं हर जगह, वो अपने को समझना है आज के लेक्चर में। तो जुड़े रहिए इस लेक्चर से अप टू द एंड, और आप सीखेंगे कि किस तरीके से मशीन घूमती है। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दिस इज थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, थ्री फेज सिस्टम का सिंपल सा लॉजिक होता है कि अपने पास तीन वायर होंगे ए बी सी, जिसका फेज सीक्वेंस अपने फॉलो करना है ए बी सी विद ए न्यूट्रल। और चूंकि ये इंडक्शन मोटर है, तो इंडक्शन मोटर को पहले मैं इस कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर अपन इसके डीप एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए, इस तरीके का एक होता है स्टेटर, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। तो अभी बात कर रहे हैं अपन स्टेटर के बारे में सिर्फ, कि स्टेटर क्या होता है। स्टेटर कुछ इस तरीके से होता है जिसमें थ्री फेज सप्लाई यहाँ से होकर जाती है, लाइक दिस। इस स्टेटर के अंदर तीन फेज की सेम लोड की, मतलब थ्री फेज वाइंडिंग होती है, लाइक दिस। लेट अस सपोज दिस इज वाइंडिंग ए, 120 डिग्री बाद वाइंडिंग बी, और 240 बाद वाइंडिंग सी। यानी कि इसका अगर नेम दे दूं मैं, तो ए, दिस इज ए डैश, 120 डिग्री बाद बी, 120 डिग्री बाद बी, दिस इज बी डैश, दिस इज सी, दिस इज सी डैश। यानी कि होता क्या है, स्टेटर के अंदर थ्री फेज की बैलेंस्ड वाइंडिंग होती है। ये, अच्छा, ये वाइंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस। एक वाइंडिंग ए, वाइंडिंग बी एंड वाइंडिंग सी। इसको आपने नाम दिया ए, इसको आपने नाम दिया ए डैश, इसको आप बोल रहे हैं बी, इसको आप बोल रहे हैं बी डैश, सी एंड सी डैश। यानी कि एक वायर ए से जाता है, इस इस मशीन के अंदर जाता है, लाइक दिस। इसको और थोड़ा सा आप डीप में इस तरीके से समझ सकते हैं इंडक्शन के स्टेटर को। अभी केवल मैं बात कर रहा हूँ स्टेटर के बारे में, ठीक है। तो उस तरीके से स्टेटर होता है। मान लीजिए ये इंडक्शन मोटर है, और इसके स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस कर दी गई है। बहुत सिंपल अरेंजमेंट होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यहाँ आप बोलते हैं दिस इज ए, दिस इज ए डैश, 120 डिग्री बाद आपने बोला बी, दिस इज बी डैश, और सी और सी डैश। यानी कि होता ये है कि एक वायर मैं ए से लेके गया, और इसके पीछे स्टेटर में वाइंडिंग प्लेस करके मैं बी ए डैश से बाहर निकाल लिया। इस तरीके से का कुछ अरेंजमेंट है। सिमिलरली दूसरा वायर बी से जाएगा और बी डैश से निकल के बाहर आ जाएगा, और तीसरा वायर सी से जाएगा, सी डैश से निकल के बाहर आ जाएगा। बट वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली एट एन एंगल ऑफ बेसिकली 120 डिग्री। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद फिर ए, हैविंग ए फेज सीक्वेंस ऑफ ए बी सी। तो कंसेप्ट सुनिए कि ये कंसेप्ट क्या है। यानी कि स्टेटर के अंदर थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग होती है, और इस थ्री फेज को आप या तो स्टार बना दें या डेल्टा बना दें, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। मेनली जनरली हैवी मशीन्स को स्टार कनेक्ट कर दिया था, यानी कि मैं ए डैश और बी डैश को आपस में जोड़ देता हूं, तो इट बिकम्स ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज वाइंडिंग, जिसमें आप ए के एक एंड से सप्लाई दे रहे हैं और दूसरे एंड को शॉर्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में आपने जो वाइंडिंग लगा रखी है, बेसिकली इट इज स्टार कनेक्टेड। एज्यूम कर लिया कि स्टार कनेक्टेड
थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। बैलेंस्ड मतलब इन तीनों का इम्पीडेंस सेम होगा। ठीक, अब जब ये वाइंडिंग्स का करंट, जो ऊपर से करंट आ रहा है, आई ए, आई बी, आई सी, दिस इज आई ए, दिस इज आई बी, आई सी, इस करंट जाएगा इस स्टेटर के अंदर। तो कंसेप्ट जो होता है, एक कंसेप्ट जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगा वाई, अभी केवल इतना याद रखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये होता है कि थ्री फेज सप्लाई, अगर थ्री फेज सप्लाई थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग में जाती है, बैलेंस्ड वाइंडिंग में जाती है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको प्रूफ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले कुछ लेक्चर में, कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। अभी केवल मुझे ये समझाना है कि मशीन घूमती कैसे है, तो केवल ये समझ लीजिए कि थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई, इट इज बैलेंस सप्लाई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस सप्लाई? बैलेंस सप्लाई का मतलब होता है कि मान लीजिए आई ए is equals to im sin omega t. Similarly, ib is equals to, it is im. It is balanced, but it's having a angle of minus 120 degree. Similarly, ic is equals to im sin omega t minus 240. दैट मीन्स इट इज ए बैलेंस सप्लाई। ये बैलेंस सप्लाई जब किसी बैलेंस्ड लोड यानी कि बैलेंस्ड वाइंडिंग में जाती है, तो इस सिस्टम के अंदर, इस कोर के अंदर, जो कोर आप देख रहे हैं स्टेटर का, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये एक फील्ड जनरेट होती है जो कि कंटिन्यूसली इसमें घूमती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये करंट है, ये करंट बेसिकली आई ए, आई बी, आई सी आप देख रहे हैं, और किसी कॉइल में जब करंट जाता है तो वो एज पर द फॉर्मूला एन फाई इज इक्वल टू एल इंटू वाई फील्ड बनाता है। पर चूंकि बैलेंस सप्लाई है, बैलेंस्ड आपकी वाइंडिंग है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली इस स्टेटर कोर के अंदर बनती है, जो कि एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, पी इज द नंबर ऑफ पोल इन द मशीन, जनरली 2 मान के चलते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड, इसे कहते हैं एन एस, सिंक्रोनस स्पीड से एक फील्ड मशीन के स्टेटर में घूमती है। क्यों घूमती है, इसका रीजन मैं दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, या नेक्स्ट के बाद आई थिंक लेक्चर नंबर 3.3 में इसका रीजन है। पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि फील्ड घूमती है। ठीक, इतना आपको समझ में आया कि भाई थ्री फेज सप्लाई है जो कि थ्री फेज स्टेटर कोर में जा रही है, जिस कारण से इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसकी स्पीड एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी होगी। अब थोड़ा बात करते हैं रोटर के बारे में। तो आपने क्या पढ़ा कि भाई एक स्टेटर है लाइक दिस, इस स्टेटर के अंदर थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग प्लेस कर दी एबीसी, जो कि स्टार या डेल्टा कनेक्टेड होगी। जनरली स्टार मान के चलते हैं, तो मैंने स्टार बना दिया था। तो इसके अंदर ये इसका ए डैश का दूसरा कंपोनेंट, बी, बी डैश, सी एंड सी डैश। ओके, करंट जा रहा है इसके अंदर आई ए, आई बी, आई सी, इट इज आई ए, इट इज आई बी, इट इज आई सी। और अभी आपने सीखा था कि ऐसा एजम्पशन है, और ऐसा मैं प्रूव करूंगा कि थ्री फेज बैलेंस सप्लाई गिव्स ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर। एक फील्ड घूमती है, तो कंटिन्यूसली इस कोर के अंदर घूम रही है। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से घूम रही है। इसकी स्पीड जो होती है, इट इज हैविंग एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। किसकी स्पीड है? फील्ड स्पीड, जो कि कंटिन्यूसली घूम रही है एन एस स्पीड से। अब अंदर बात करते हैं, अंदर क्या होता है। तो अंदर होता है रोटर। रोटर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस, दिस इज द रोटर। रोटर के दो पार्ट, रोटर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैं रोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता हूँ, इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वी आर हैविंग द स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर, और एक होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर। देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर और स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है वो अपन थोड़ी देर में समझेंगे। पहले इतना समझ लीजिए कि रोटर होता है जिसमें भी थ्री फेज वाइंडिंग होती है, और रोटर
मान लीजिए चलिए इस तरीके से एक मैंने एजम्पशन मान लिया कि ये आपका क्या है, एक रोटर है लाइक दिस, ठीक है। ये रोटर बेसिकली इसके अंदर प्लेस्ड है और इसके आउटर एंड्स जो पॉइंट्स हैं, जो इसको आपने शॉर्ट कर दिया है, ये पूरा एक शॉर्टेड एंड होते हैं, यहाँ से आउटर एंड में शॉर्ट होता है और ये इसके अंदर प्लेस्ड है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ आप देख रहे हैं ये पूरे शॉर्टेड है, यानी कि रोटर के अंदर भी वाइंडिंग होती है। जस्ट केवल इतना समझ लीजिए कि रोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, किस तरीके से होता है ये नेक्स्ट लेक्चर का कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, बताऊंगा आपको रोटर कंस्ट्रक्शन में। बट इतना समझ लीजिए क्योंकि मुझे ये समझाना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से होता क्या, मशीन घूमती कैसे है। तो रोटर इज आल्सो हैविंग सम वाइंडिंग व्हिच इज शॉर्टेड एट द आउटर एंड, इसकी रिंग और ये आपस में शॉर्ट होते हैं। तो क्या होता है कि जब ये कंडक्टर्स हैं, ये जो आयरन पीस के अंदर कंडक्टर है, सॉलिड आयरन के पीस में कंडक्टर लगे हुए हैं, यानी कि जो कॉपर के कंडक्टर लगे हुए हैं, जो फील्ड घूम रही है वो फील्ड इन कंडक्टर को कट करती है लाइक दिस, इस तरीके से कट करती है। फील्ड अगर कट करती है तो हम एक प्रिंसिपल अच्छे से जानते हैं, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्या मतलब हुआ इसका, हमने सीखा था कि किसी भी कंडक्टर में अगर फ्लक्स का चेंज होता है, किसी भी कंडक्टर में, स्टेशनरी कंडक्टर में अगर फ्लक्स का चेंज होता है तो उस कंडक्टर में बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमने ट्रांसफॉर्मर में भी सीखा था और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ जो फील्ड है बेसिकली वो रोटेटिंग है स्टेटर के अंदर। रोटेटिंग क्यों है वो रीजन अभी आएगा। और रोटर एक स्टेशनरी कंडक्टर है जो कि घूमना चाह रहे हैं, बिकॉज इट इज मोटर। मोटर मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी भी मैकेनिकल में अंदर। तो बेसिकली आपने एक फील्ड घुमा दी, ऑटोमेटिकली फील्ड घूमती है और वो स्टेशनरी जो रोटर है अभी उसको कंडक्टर्स जो लगे हुए हैं इसके अंदर ये वाले, उनको कट करती है। अगर फील्ड कंटिन्यूसली कट कर रही है तो रोटर कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ से क्या होगा वो हम लोग देखना है। तो थोड़ा सा मैं इसको और और क्लियर करने की कोशिश तो करता हूँ कि लाइक दिस। अभी हमने क्या सीखा कि भाई एक स्टेटर है, स्टेटर के अंदर वाइंडिंग्स होती हैं थ्री फेज, उसमें आपने एक थ्री फेज सप्लाई भेज दी लाइक दिस। थ्री फेज वाइंडिंग की रखी हुई थी यहाँ पर इस तरीके से, ओके। और स्टेटर में ये जो रोटर है ये बेसिकली एक रिंग के फॉर्म में होता है, जहाँ इसकी आउटर एंड पे जो वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती है इसमें कंडक्टर्स होते हैं। मान लीजिए जो ये फील्ड है इस स्पीड एन स्पीड से फील्ड इस स्टेटर में घूम रही है लाइक दिस। और मान लीजिए कोई एक कंडक्टर मैंने माना एक्स, तो इस एक्स कंडक्टर को देखते हैं, इस एक्स कंडक्टर में क्या हो रहा है। जो इस एक्स कंडक्टर में होगा सभी कंडक्टर में होगा। तो क्या होता है कि जो फील्ड यहाँ से आ रही है, इस रोटर कंडक्टर को कट किया, फिर फील्ड ने यहाँ कट के होगी, ये तो स्टेशनरी कंडक्टर तो अभी तो घूम ही नहीं रहा। फिर फील्ड ने यहाँ कट किया, फिर फील्ड ने यहाँ कट किया, हुई फील्ड कंटिन्यूसली घूम रही है, कट कर रही है। तो एज पर दी फॉर्मूला E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, फ्लक्स हमेशा चेंज हो रहा है। क्यों, यहाँ जो एयर गैप था, ये एयर गैप बीच में होता है आपके स्टेटर रोटर के और बीच में, टू बिकॉज इसमें क्या होता है मशीन घूमती है। अब जब ये फील्ड घूम के यहाँ आ गई तो यहाँ कुछ और फ्लक्स था क्योंकि ये लाइन बढ़ गई, यहाँ देख रहे हैं ये कुछ और पाथ चेंज हो गया। तो हर इंस्टेंट पर जब ये पॉइंट ये फील्ड घूम रही है तो आप देख रहे हैं कि इस कंडक्टर में फ्लक्स हर स्टैंड पर कट हो रहा है। जब इस हर इंस्टेंट पर फ्लक्स का चेंज हो रहा है, फ्लक्स में ये कंडक्टर में फ्लक्स कट हो रहा है, उस कंडक्टर में क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हमने क्या एजम्पशन किया है, हमने क्या डिजाइन किया है कि ये रिंग शॉर्ट सर्किट फॉर्म में है, ये पूरा कंडक्टर आपस में शॉर्टेड है, तो इसमें करंट जनरेट हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट नहीं होते तो करंट जनरेट ही नहीं होता। और हमने ये भी जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ से जो करंट जनरेट होता है इट विल फॉलोज दी बेसिकली लेंज लॉ। ये लेंज लॉ सेटिस्फाई करती है, ये हमने पढ़ा था ट्रांसफार्मर के अंदर। तो induced current is generated because of the change in flux, and because of the change in flux this EMF will generate and current which we are calling as the induced current, और induced current will follow the Lenz law. Lenz law जब भी आएगा वो अपने कॉस का अपोज करेगा। कॉस क्या है, तो टू सेटिस्फाई द लेंज लॉ वो अपने को भी देखना है। थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे कोई कंडक्टर खड़ा है एक्स, दिस इज एक्स कंडक्टर विच इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। और एक फील्ड जो कि ट्रेन है, इस ट्रेन को मैं फील्ड मान रहा हूँ, ठीक है, जो कि एन स्पीड से मूव कर रही है। इसके अंदर जो बैठा एक शख्स है जो कि यहाँ फ्लक्स भेज रहा है, फील्ड तो घूम रही है कंटिन्यूसली, यहाँ फ्लक्स भेज रहा है।
तो इस कंडक्टर पे जैसे जैसे ये फील्ड आगे आगे की तरफ मूव कर रही है, वैसे वैसे इस कंडक्टर जो एक्स है इसमें में फ्लक्स का चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ऑफ द फील्ड, जिस कारण से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, और ये करंट क्या फॉलो करेगी, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है, टू अपोज द कॉस। कॉस क्या है, ईएमएफ कॉस नहीं है, कॉस इज द चेंज इन फ्लक्स, इसका अपोज करना है। तो ये अपोज कब कर पाएगा, जब ये कंडक्टर इसके सेम डायरेक्शन में दौड़ने लगे, दैट इज कॉल्ड रोटर स्पीड। यही कारण होता है इंडक्शन मोटर के घूमने का, अपने आप घूमती है, आपने कुछ नहीं किया, आपने तो केवल रोटेटिंग फील्ड घुमाती, जिस कारण से कंडक्टर जो लगे हुए हैं, सारे कंडक्टर्स एक्स वाई जेड अप टू दी एंड कंडक्टर्स, वो सब के अंदर एक तरीके का फोर्स आएगा और वो ट्राइज टू फॉलो द लेंज लॉ। क्योंकि जब ये घूमने लगेगी, जब ये ऑटोमेटिकली कंडक्टर यहाँ दौड़ने लगेगा इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि कैच करने की कोशिश कर रहा है किसको, उस ट्रेन को जिसकी स्पीड एनएस है, तो वो जो अपोज था कम होगा, बेसिकली ये तो अपोजिशन था, यही तो चेंज था, वो कम होगा। इसी कारण से जो कंडक्टर्स होते हैं, सारे कंडक्टर्स इसके अंदर जितने भी कंडक्टर लगे हुए रोटर के घूमने लगते हैं इन ऑर्डर टू कैच द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड। तो वो क्या, तो हो अब वो क्या रहा है कि मान लीजिए एनएस आया, एनएस के साथ साथ एनआर भी दौड़ने लगा, इसको कहते हैं स्लिप। बेसिकली इस कंसेप्ट को नाम दिया गया है स्लिप, इसको स्लिप बोला जाता है। द चेंज इन द फ्लक्स और द चेंज इन दिस स्पीड बिटवीन द एनएस एंड द एनआर इज कॉल्ड स्लिप। इस चीज में बाद में बात करूंगा, जिसकी अभी ऑपरेशन की बात चल रही है कि भाई एनएस स्पीड से फील्ड घूमती है, उसको कैच करने के लिए रोटर कंडक्टर घूमते हैं टू सेटिस्फाई दी लेंज लॉ। तो यहाँ दो प्रिंसिपल, जिस तरीके के ट्रांसफार्मर में दो प्रिंसिपल थे, सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ से करंट प्रोड्यूस होता है, इट विल फॉलो द लेंज लॉ। तो दो लॉ लग गए इसके अंदर, एक लेंज लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। लेंज लॉ के कारण टू सेटिस्फाई दिस इट विल कॉस का अपोज मतलब ये जो कॉस था जिस कारण से यहाँ ईएमएफ आ रहा था, उसका अपोज कब हो पाएगा, जब ये कंडक्टर दौड़ने लगेंगे। इसी कारण से इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग इन नेचर। सेल्फ स्टार्ट होने के कारण हम इसको हर जगह यूज करते हैं। आप अपने घरों में ट्यूबवेल देखते हैं, आप केवल स्विच ऑन करते हैं और ट्यूबवेल चालू हो जाता है। विंड मिल्स देखते हैं या आप व्हीट मिल देखते हैं, जहाँ गेहूं वगैरह आपने देखी होगी पिसते हैं, वहाँ वो केवल स्विच ऑन करते हैं और वो मशीन ऑन हो जाती है, बिकॉज इट इज सेल्फ स्टार्टिंग। इसीलिए ये वाइडली यूज्ड है। सबसे ज़्यादा यूज इसलिए होती है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नीड नहीं चाहिए, मुझे कि सप्लाई लगानी है, रोटेटिंग फील्ड का काम है, वो अपने आप इस मशीन को घुमाने की कोशिश करेगी। So this is the basic operation of a single phase induction motor. Why single phase induction motor? Sorry, three phase induction motor. Why three phase induction motor is rotating in nature, self starting in nature. This is the reason to satisfy the Lange law. कंडक्टर दौड़ने लगते हैं। एक क्वेश्चन जनरली इंटरव्यू में आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, काफी टाइम आप देखेंगे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हेन जो रोटर की स्पीड आपने एनआर मानी है, अगर वो एनएस के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, तो वो समझना है। देखिए होता ये था कि अभी आपने पढ़ा कि प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, उसको आपको बोल रहे कंडक्टर एक्स है, और एक ट्रेन जो कि फील्ड की स्पीड है एन स्पीड से घूम रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि फील्ड कट कर रही थी, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था, सेटिस्फाई द लाइन, कंडक्टर दौड़ते हैं। अगर ये एनएस और एनआर सेम स्पीड पर आ गए, एनएस और एनआर सेम स्पीड पर आ गए, तो इनमें कोई फ्लक्स का चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स d5/dt becomes 0, E becomes 0, E becomes 0 तो I becomes 0, I becomes 0 तो लेंज लॉ आएगा ही नहीं। तो बेसिकली इंडक्शन मोटर काम ही नहीं करेगी। तो इंडक्शन मोटर कभी एनआर एनएस पे स्पीड पे काम नहीं करता। यानी कि इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप क्या जवाब देंगे, आप बोलेंगे कि भाई एनआर यानी कि रोटर स्पीड कभी सिंक्रोनस स्पीड पे काम नहीं करती, क्योंकि अगर एनआर एनएस के इक्वल हो गया तो कोई फ्लक्स का चेंज नहीं होगा, यानी कि दोनों अगर सेम स्पीड पे दौड़ने लगे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रिंसिपल ही फेल हो गया। तो एनआर कभी एनएस के इक्वल नहीं होती। हाँ, रोटर स्पीड एनआर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड एनएस को कैच करने की कोशिश करती है, कैच करने की हमेशा कोशिश करेगी, ठीक है ना, बट कभी उसके इक्वल नहीं आ सकती। अगर इक्वल आ गई, आ भी गई, तो क्या होगा, वो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा, सेटिस्फाई लेंजलो नहीं होगा। लेंजलो के कारण ही इसमें फोर्स लग रहा था, इसको ये फोर्स लग रहा था टू सेटिस्फाई द लेंजलो, इट विल हैविंग ऑटोमेटिक फोर्स, लॉरेंट फोर्स लगता है, मशीन घूमती है।
अब वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो मशीन में फोर्स लगेगा ही नहीं। तो बेसिकली इट इज नेवर ऑपरेट्स, इंडक्शन मोटर नेवर ऑपरेट्स एट ए स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, इट इज ऑलवेज विच इज लेस देन द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस। हाँ, आसपास हो सकती है, मान लीजिए सिंक्रोनस स्पीड अगर 1500 है तो एनआर ऑब्वियसली बात है 1440 होगी, कि स्लिप मान लीजिए 3% 2% के आसपास होती है। तो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। मैं समझता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट का कि भाई 3 फेज स्टेटर में 3 फेज बैलेंस वाइंडिंग होती है एबीसी, वो स्टार फॉर्म में होगी या डेल्टा में होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपकी एप्लीकेशन क्या है। जनरली स्टार में लगाते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इसका बड़ा यूज रहता है। बैलेंस वाइंडिंग और बैलेंस्ड सप्लाई, इसका मतलब है बैलेंस्ड वाइंडिंग का मतलब है जेड बैलेंस, यानी इन सब का इम्पीडेंस सेम है। और बैलेंस सप्लाई का मतलब होता है हैविंग ए फेज डिफरेंस ऑफ -120। जब भी किसी 3 फेज सप्लाई या कोर में बैलेंस सप्लाई और बैलेंस वाइंडिंग जाती है तो इट इज जनरल प्रिंसिपल, याद रखिए जनरल प्रिंसिपल, कि देयर विल बी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में कि ये फील्ड रोटेट क्यों करती है, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब ये फील्ड बनती है तो ये फील्ड जाती कहाँ है, यहाँ क्या लगा रहता है, रोटर। आयरन एक कोर होती है जिसे आयरन कोर कहते हैं, और इसके बीच में कंडक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे कंडक्टर्स होते हैं जो कि आपस में शॉर्टेड होते हैं, लंबे लंबे कंडक्टर्स। वो कंडक्टर्स को ये फील्ड कट करती है लाइक दिस। ये ये कंडक्टर को फील्ड कट करती है। तो मैंने कोई कंडक्टर मान लिया एक्स, एक्स कंडक्टर में फील्ड कट कर रही है, हर इस पॉइंट हर स्टैंड पर फील्ड चेंज हो रही है, जिस कारण से इस कंडक्टर एक्स में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। वो इंड्यूस ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट सेटिस्फाई करेगा लेंज लॉ को। और लेंज लॉ सिंपल डेफिनेशन होती है टू अपोज द कॉस। कॉस क्या है, ये चेंज। अगर ये चेंज ही नहीं होता तो कॉस नहीं होता, तो ये चेंज के कारण ही इस मशीन में चेंज आ रहा है। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर, और मशीन घूमने लगती है और कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे काम नहीं करती। ठीक है, तो मेरे को मुझे लगता है ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी वेबसाइट से जुड़े रहें टू सॉल्विंग क्विज़ेस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।